मूवी की शुरुआत में हम सूजी को देखते हैं एंड सूजी एयरपोर्ट के कंट्रोल सिस्टम में काम क्या करती है। सूजी यहाँ पर सभी एयरप्लेन के पायलट्स को उनका डायरेक्शंस बताती है। यहाँ पर वो काम खत्म कर कर उस एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी मम्मा का उसे कॉल आ जाता है एंड उसकी मम्मा से ब्लाइंड डेट के बारे में बताने लगती है। सूजी उन्हें बोल लगती है कि मॉम, मैंने हमसे पहले ही कहा है कि अगर मुझे इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो उसकी मॉम कहती कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बात मानती आई हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी लड़कों में इंटरेस्ट आता ही नहीं है, तो तुम्हें इस ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी सूजी को उन्हें हाँ कहना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सूजी के दिल में तो कोई और ही होता है, जहाँ पर वो किसी के बारे में तो सोच रही होती है। फिर दूसरे हम यहाँ पर फूशा को देखते हैं एंड फूशा भी एक पायलट होता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कॉल कर देती है और तो और यहाँ पर वो भी उसे ब्लाइंड डेट के लिए कहती है। फूशा को यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए जाना नहीं होता है और उसका मन भी नहीं था, लेकिन वो मम्मा का गुड बाय होता है, इस वजह से वो मम्मा को हाँ कह देता है। सूजी यहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट में आती है वो फूशा को देखती है एंड वो फूशा को देख के कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके पास चली जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों की मम्मा ने उन दोनों का ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। फूशा यहाँ पर सूजी से पूछने लगता है कि क्या तुम इस ब्लाइंड डेट में अपनी मर्जी से आई हो या फिर जबरदस्ती तुम्हें लाया गया है। यहाँ पर सूजी उसे साफ साफ सब कुछ सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि देखो, मुझे ब्लाइंड डेट्स पर जाने में और तो और शादी करने में फिलहाल कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा के कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर इसके बाद में हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ सूजी सोच रही होती है एंड सूजी और फूशा दोनों सेम क्लास में थे। लेकिन यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता फूशा को मेरे नाम भी याद होगा या फिर मेरा फेस भी। यहाँ पर वो उसे बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में स्टाफ उसकी रिंग उसे देने लगती है, जहाँ पर वो रुक जाती है और नर्वस हो जाती है। फिर वो उसे बता ही नहीं पाती। इतने में यहाँ पर फूशा को कहीं जाना होता है, तो फिर उसे बोलता है कि मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन सूजी कहती कि नहीं, मुझे भी एक जगह पर जाना है, तो फिर तुम जा सकते हो, ऐसे मैं एयरपोर्ट के पास नहीं रहती हूँ। सूजी यहाँ पर अपने नॉर्मल कपड़ों में आई होती है, ये सोच के कि ब्लाइंडेड वाला लड़का उसे कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ पर उसे पता ही नहीं होता कि फूशा से मिलने वाली है, वरना वो एकदम सच धज कर आई होती। इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल रियूनियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी क्लासेस एक दूसरे से मिलते हैं और तो यहाँ पर वो लोग अपने लग्जरियस ब्रांड की चीज़ों के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी इतने अमीर जो होते हैं। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है सूजी की, जहाँ पर सभी लोग सूजी को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में सूजी एकदम नर्ड की तरह हुआ करती थी, बड़े बड़े चश्मे पहना करती थी और एकदम सिंपल रहा करती थी विदाउट एनी मेकअप। इस वजह से वो लोग उसे इस तरीके से एकदम बना ठना देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सिया तो बोलने लगती है कि मुझे लगता है सूजी ने शायद से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, इस वजह से वो इतनी डिफरेंट दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सूजी आगे बढ़ती है और सिया से कहने लगती है कि मेरा तो पता नहीं और मुझे पक्का श्योर है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों को देखकर बराबर से बता सकती हूँ कि तुमने डबल आईलिड सर्जरी करवाई हुई है। साथ साथ तुमने अपने नोज को भी पॉइंटेड किया और चिन को भी ब्रॉड किया, लेकिन तुम्हारा नोज वर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम चाहो तो मैं एक सर्जन का नंबर तुम्हें दे सकती हूँ, वो तुम्हारे लिए ठीक कर देगा। सिया को यहाँ पर गुस्सा आता है और फिर वहाँ से वो चली जाती है गुस्से में। फिर यहाँ पर सूजी बैठ जाती है, जहाँ कुछ ही समय में हम देखते हैं फूशा को एंड यहाँ पर फूशा सभी से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। एंड यहाँ पर सूजी फूशा को देखकर एक बार फिर से सरप्राइज हो जाती है एंड फूशा उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है। सभी लोग यहाँ पर फूशा से उसके पायलट के एक्सपीरियंस को पूछने लगते हैं, लेकिन फूशा उन सभी को कहता है कि यहाँ पर एक और लड़की है जिसका प्रोफेशन मुझसे भी ज्यादा हाई है। एंड यहाँ पर वो नाम लेता है सूजी का और कहने लगता है कि सूजी कंट्रोलिंग सिस्टम में काम करती है और वो जैसा बोलती है मुझे वैसा ही करना पड़ता है। यहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि फूशा को याद नहीं होगा कि वो सूजी उसके स्कूल वाली है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारी क्लासमेट थी। फूशा यहाँ पर उसे कहने लगता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जाते जाते मुझे याद आ गया कि तुम तो वही हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर तुमसे वापस बात करूँ, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे भी कहीं जाना था और तुम्हें भी, और क्या पता हमारा डेस्टिनेशन सेम ही हो। और देखो अब हम बाजू बाजू में बैठे। इतने में यहाँ पर वो सिया अपनी एक बेस्टी को लेकर आ जाती है जिसका नाम मिनी होता है एंड यहाँ पर मिनी सूजी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सिया को ये सारी बात करने के लिए। और यहाँ पर वो सूजी को उससे माफी मांगने के लिए कहती है। सूजी यहाँ पर बोल देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो फिर मैं आखिर माफ़ी क्यों ही मांगू। फिर यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि अच्छा वैसे मैंने सुना है कि कोई तुम्हें यहाँ पर पहचान नहीं पा रहा, लगता है तुमने अपने पूरे फेस और बॉडी के साथ में सर्जरी करवा दी है। सूजी यहाँ पर उसे बोल लगती नहीं, लेकिन तुम अपनी बात बताओ, मैंने सुना है कि तुमने एक ओल्ड मैन से शादी की है और वो ओल्ड मैन अच्छा खासा पैसे वाला है, क्या तुमने उसके पैसों के लिए शादी की है। लेकिन एक मिनट, वो तो शादी भी नहीं थी, उसकी वाइफ ऑलरेडी कोई और है, तो क्या तुम मिस्ट्रेस बनने का काम करती हो। एंड ये वाली बात सुनकर तो मिनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मिनी उसे बोलने लगती कि चलो कम से कम कोई मेरे साथ है, तुम अपनी
बात बताओ, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ शादी भी करेगा? सबको यहाँ पे पता है कि तुम्हें खुद के डैड तक नहीं पता कि वो कौन है, और आई बड़ी मुझे ये सारी बातें भूलने वाली। यहाँ पर सूजी कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो जाती है, इस वजह से वो उसे कमबैक में कोई आंसर नहीं दे पाती और चुपचाप रह जाती है। मैंने यहाँ पर सूजी से कहती है कि क्यों अब बोलती बंद हो गई, चुपचाप जल्दी से माफी मांगो यहाँ पर। एंड यहाँ पर गुस्सा आ जाता है फूशन को, जहाँ पर वो उन्हें कहने लगता है कि तुम्हारा अगर उसे बुली कर हो गया होगा तो बंद करो, हर टाइम स्कूल टाइम से लेकर अभी तक तुम उसे बुली करते आई हो। सूजी यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि फूशन को ये सारी बातें पता होती है। फिर यहाँ पर सूजी खड़ी होकर मिनी और सियान दोनों से कहती है कि अभी के अभी तुम दोनों मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुमने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया है और इस चीज़ की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर गुस्से में वो दोनों माफी मांगकर वहाँ से फिर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूजी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर फूशन उसे बात करने के लिए आ जाता है और उसे कहने लगता है कि फ्यूचर में अगर ऐसे बुरी वाला चीज़ हो रहा होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। और नई बात शादी की, तो तुमने कहा था कि तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या तुम्हें इंटरेस्ट आने लगा है? सूजी कहती है कि पता नहीं, मैं इस चीज़ का जवाब इतना जल्दी नहीं दे सकती। इतने में ही फूशन को कॉल आता है, जहाँ पर उसे एक फ्लाइट अटेंड करने के लिए जाना होता है। एंड फूशन यहाँ पर सूजी को कहने लगता है कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट तक मैं तुम्हें चांस देता हूँ, अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरे बारे में सोच लेना और मेरा जवाब मुझे बहुत जल्दी दे देना। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ सूजी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर दोनों अपना जॉब कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर सूजी किसी और फ्लाइट को नहीं बल्कि उसी फ्लाइट को डायरेक्शन दे रही होती है जिस फ्लाइट के अंदर पायलट हमारा फूशन होता है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर फूशन सूजी का बाहर वेट कराता है एंड सूजी यहाँ पर उसे देखकर वापस से सरप्राइज हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर फूशन ड्राइव करने लगता है, जहाँ पर सूजी बड़े टाइट से सील बेल्ट को पकड़ी हुई थी। फूशन उसे कहता है कि डरो मत, मैं कार चलाता हूँ और प्लेन भी, और मुझे कार अच्छे से चलाने आती है, मैं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवा दूंगा। फिर यहाँ पर सूजी मन में सोचने लगते कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझ में इंटरेस्ट ला रहा है, ये तो मेरा वन ऑफ द ड्रीम में से है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन आ जाता है। सूजी उतरने वाली थी लेकिन फूशन उसे कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो, याद है ना मैंने तुम्हें शादी के रिलेटेड क्या पूछा था, तो अगर तुम्हारा आंसर रेडी है तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। एंड यहाँ पर सूजी उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर हमें यहाँ पर सूजी का प्रेजेंट और इसका स्कूल टाइम बताया जाता है और साथ साथ यहाँ पर फ्यूशन का भी प्रेजेंट और स्कूल टाइम का फेस भी बताया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है और तो और वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। फूशन यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि अब तो हमारी शादी भी हो गई, इसका मतलब है कि तुम मेरे घर पर शिफ्ट होगी, तो चलो चलकर हम तुम्हारे घर से सामान लेते हैं। सूजी कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में खुद जाकर ले आऊँगी। फूशन उसे बोलने लगता है कि अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग सामान लेकर फूशन के घर पहुँच जाते हैं। फूशन उसे बोलने लगता है कि देखो ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें सेम रूम में रहना है तो हम सेम रूम में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे रूम में रहना है तो तुम अलग भी रह सकते हो। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि हाँ मैं स्टोर रूम में रह लूँगी, लेकिन फूशन कहते कि नहीं, अगर किसी को पता चला कि मैं अपनी वाइफ को स्टोर रूम में रख रहा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। एंड यहाँ पर वो उसे मास्टर बेडरूम में ले आता है और कहने लगता है कि जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो तब तक मैं यहाँ पर स्टोर रूम में रह लूँगा। यहाँ पर सूजी को इसका जेस्चर बड़ा अच्छा लगता है। ड्यूस हम यहाँ पर सूजी की मम्मा को देखते हैं एंड सूजी को डैड को, जहाँ पर सूजी के डैड को पता चलता है कि उसकी बेटी की शादी हो गई है। लेकिन यहाँ पर सूजी की मम्मा उस अंकल को बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या परवाह होगी, मेरी बेटी कुछ भी करे, ऐसे भी मैं तुम्हारी वाइफ थोड़ी ना हूँ, तुमने तो मुझे एज ए मिस्ट्रेस से ट्रीट किया है, और ध्यान रखना मेरी बेटी की लाइफ में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। दोस्त हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा के साथ बैठी होती है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम्हें पता चला तुम्हारे डैडी के साथ में जो औरत हुआ करती थी उसकी बेटी की शादी तक हो गई है, और वो भी फूशन के साथ में जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली थी। शीन बोलने लगती कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी की अभी उसे ठिकाने लगाती हूँ। यहाँ पर शीन कॉल लगा लेती है सूजी को और उसे कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि दुनिया वालों को पता चले कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है तो फिर चुपचाप आकर मुझसे मिल लो। फिर बाद में यहाँ पर सूजी मिलने आ जाती है शीन से, जहाँ पर शीन मिनी को भी लेकर आई होती है एंड वहाँ पर शीन बोलने लगती है सूजी से कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा राज इतनी आसानी से मैं दुनिया वालों को पता चले नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर वो मिनी से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सूजी माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हमारे बीच कुछ रिलेशन है, ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो। तो फिर शीन कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज तक मेरी बहन माना भी नहीं है, और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो फिर तुम्हारी मॉम को तो मेरी मॉम ने धक्के मारकर बाहर में निकाल दिया था। एंड यहाँ पर हमें इसी काम पर पास्ट का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर शीन की मम्मा सूजी की मॉम पर बहुत चिल्ला रही होती है एंड सूजी भी तभी बहुत छोटी थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो शीन के ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है एंड यहाँ पर शीन कुछ नहीं कहती क्योंकि वो यहाँ पर फूशन को आते हुए देखती है एंड बाद में फूशन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मैं तो सूजी के साथ बस नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन सूजी ने देखो ना क्या किया, मेरे ऊपर ही कॉफ़ी गिरा दिया।
फूशन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सूजी के यहाँ पर होता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम ठीक हो क्या, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर शीन आ जाती है जो अपनी बातें करना वापस से शुरू कर देती है। बट फूशन सिर्फ और सिर्फ सूजी पर फोकस करता है और उसे टिश्यू देता है और उसे कपड़ों को भी क्लीन करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन फूशन को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन सूजी यहाँ पर फूशन से कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम शीन के साथ डिनर पर जाओ। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी शादी क्या हो गई, तुम्हें लगता है कि वो वही करेगा जो तुम चाहोगी। तो फिर सूजी कहती है क्या। फिर यहाँ पर वो फूशन की ओर देखती है जहाँ पर फूशन डिनर पर जाने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर सूजी उसे कहती कि देखा, शीन सूजी को बोलने लगती कि मुझे सब पता है, ऐसे भी तुम दोनों लव में नहीं हो, क्यों। फिर बाद में सूजी यहाँ पर कहती कि हाँ तुमने सही कहा, हम एक दूसरे को फिलहाल तो अभी प्यार नहीं करते। तो फिर बाद में मिनी और शीन दोनों मिलकर कहने लगते कि इसका मतलब है कि बेचारे फूशन को जबरदस्ती में आकर ये शादी करनी पड़ी है, बेचारे के लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे सामने से कह देती है कि नहीं, ये शादी जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं हुई है, मुझे अगर किसी ने प्रपोज किया है तो वो फूशन है, और फूशन ने मुझे आस्कॉट किया था शादी करने के लिए और मैंने उसे हाँ कहा है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचने लगते कि स्कूल टाइम में सब लोग मुझे और फूशन को एक दूसरे के लवर्स बुलाया करते थे, और यहाँ पर ये इस लड़की के साथ शादी कर लिया जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। शीन यहाँ पर देखने लगते हैं फूशन की तरफ और उसे कहते कि झूठ बोल रही है ना। फूशन कहते कि नहीं, मैंने इसे आस्कॉट किया है और मैं ही सूजी के साथ में शादी करने वाला था। एंड यहाँ पर से बाद में वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ पर शीन के साथ साथ मिनी भी उसे ताने मारने लगती है। यहाँ पर सूजी अपने रूम के अंदर जाने वाली थी, लेकिन फूशन उसे रोक देता है। फिर सूजी उसे आज के लिए थैंक यू बोलने लगती है। फूशन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, स्कूल टाइम में जो सूजी को मैंने देखा था, फिलहाल वो सूजी सूजी नहीं रही, वो एकदम बदल चुकी है और तुमने उसके ऊपर कॉफी तक फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। सूजी कहती कि माफ़ कर देना, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया। लेकिन फूशन बोलता है बिल्कुल नहीं, देखो अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं एंड जहाँ पर तुम्हें हाथ उड़ाना पड़ रहा है या उनसे झगड़ा भी करना पड़ रहा है तो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। फिर बाद में यहाँ पर उसे रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि फूशन के दोस्तों के साथ उसे मिलने जाना था। सूजी यहाँ पर मिनी स्कर्ट पहन कर आती है, जहाँ पर फूशन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम अगर इतना अच्छे से ड्रेस कर जाओगी तो फिर मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ फ्लर्ट करेंगे, जहाँ पर मुझे जेलस फील होने लगेगा। सूजी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, तो वो बहाने मारकर उसे ले जाने लगती है और कहती है कि चलो चलो बड़ी देरी हो रही है। फिर बाद में हम यहाँ पर जी और जाओ को देखते हैं। जी ने यहाँ पर चश्मा पहना होता है। जी यहाँ पर जाओ से कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्यूशन ने किसी से शादी कर ली है, और तुम्हें पता है सूजी ने मुझे कॉल किया था जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। हम सबको तो लग रहा था कि वो दोनों की शादी होगी। इतने में यहाँ पर फ्यूशन सूजी को लेकर आ जाता है एंड फिर बाद में यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को सूजी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। इतने में फ्यूशन को कॉल आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है एंड उसके यहाँ से जाने के बाद जी सूजी से कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा है क्या जो कि फूशन ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती कि क्यों, मैं एक लड़की हूँ, और रही बात शादी की तो फिर उसने मुझे आस्कॉट किया है, अन्य शादी उसकी मर्जी से हुई है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि फूशन तुम्हें डिजर्व भी करता है, क्योंकि फूशन के स्टैंडर्ड्स पर रहा है। सूजी कहते कि चलो बताना कि आखिर कौन सी लड़की उसे डिजर्व करती है, और तब जी यहाँ पर शीन का नाम ले लेता है, जहाँ पर जाओ जी को कुछ ना बोलने के लिए मना करता है। लेकिन जी बोलता है मैंने कहाँ कुछ गलत बोला है, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ, और मैंने सुना है कि तुम शीन की हाफ से चलो, आगे तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ तुम उसकी हाफ से चलो। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उन्हें बताने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा IQ कुछ ज़्यादा ही कम है, क्योंकि तुम खाली सुनी हुई बातों पर भरोसा करते हो, फैक्ट तो तुम बिल्कुल कहते नहीं हो। एंड यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों के साथ बात भी नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पर फूशन आता है जो कहता है कि तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर मैं अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकता जो मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करते। जी यहाँ पर कहने लगते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फूशन कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से सुन रहा था, अभी के तभी तुम यहाँ पर सूजी से माफ़ी मांगो। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि 20 साल की फ्रेंडशिप है हमारी और तुम ऐसे स्टेटस वाली वुमन के लिए मुझसे माफ़ी मंगवा रहे हो। तो फिर यहाँ पर फूशन कहने लगता है कि हाँ 20 साल की फ्रेंडशिप है, इस वजह से सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए कह रहा हूँ। तो फिर वो कह देता है कि ठीक है, एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग लेता है। लेकिन यहाँ पर सूजी बोलती है कि मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, एंड वो वाइन के अंदर सबसे कड़वी वाली वाइन डालकर जी को बोलती है कि इसे पी जाओ, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। एंड यहाँ पर जी उस पूरे वाइन को पी जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर सूजी फूशन से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों की फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। फूशन कहता है कि अगर होती भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 साल की फ्रेंडशिप थी एंड मुझसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यहाँ पर वो मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करेगा। एक फ्रेंडशिप क्या होती है जहाँ पर तुम अपने फ्रेंड्स को और साथ साथ उनके रिलेशन वाले लोगों को भी रिस्पेक्ट करो। लेकिन जी ने जो किया आज उसने हद ही पार कर दी है और मुझे माफ़ कर देना। सूजी यहाँ पर बाद में सोचने लगती है और उसे कहती कि न जाने जी कैसे शीन को जानता है। फिर यहाँ पर फूशन उसे बताने लगता है कि एक्चुअली
में जी की मम्मा और शीन की मम्मा दोनों एक दूसरे को जानती है, साथ साथ मेरी मम्मा भी, क्योंकि जी मुझे शीन के घर लेकर चला गया था। इस वजह से हमारी मम्मा एक दूसरे को जानती है और हम लोग साथ में फ्रेंड्स हैं। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि शीन का रिलेशन और तुम्हारा रिलेशन ऐसे निकलेगा। मैं अपनी मम्मा से मना कर दूंगा शीन की फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। सूजी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, अंदर तुमने जो किया वो ठीक किया और अंदर तो तुम एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रही थी, लेकिन मेरे सामने तुम इतनी नर्वस कैसे हो गई। सूजी यहाँ पर मन में कहने लगती है कि तुम तो मेरे चाइल्डहुड क्रश हो, तो तुम्हारे सामने नर्वस होना तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर वो उसके मुंह पर ये बात कह नहीं पाती। थोड़े टाइम में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर फूशन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से यहाँ पर सूजी उसे धक्का मार देती है और कहती है कि मुझे ले चलो। फिर वो कार से निकल कर भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाती है, जहाँ पर सुबह के 6 बज रहे थे और फूशन की फ्लाइट थी। फूशन यहाँ पर सोचता होता है कि मैं सूजी को इन्फॉर्म करके जाऊँ, लेकिन वो सोच लगता है कि जाने तो मैं बिन मतलब का बेचारी की नींद को क्यों खराब करूँ। एंड यहाँ पर वो उसे बिना बताए चला जाता है। दूसरा यहाँ पर सूजी बाहर निकलती है तो फूशन घर पर नहीं होता। सूजी के दिमाग में शीन याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि स्कूल टाइम में शीन को और फूशन को लवर्स माना जाता था, तो क्या पता अभी तक फूशन के लिए भी थोड़ी सी फीलिंग्स हो शीन को लेकर, तो क्या पता फ्यूचर में वो लोग शादी कर ले। एंड यहाँ पर वो ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। सूजी यहाँ पर अपने कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ पर उसके मैनेजर उसके रात के वेदर के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि रात का वेदर एकदम थंडरस्टॉर्म वाला है, जहाँ पर तुम्हें सभी एयरप्लेन्स को गाइड करना होगा। एंड मुश्किल टास्क है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड यहाँ पर सूजी उन सारे प्लेन्स को गाइड करने लगती है, जिनमें से एक प्लेन होता है फूशन का। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फूशन की फ्लाइट में, जहाँ पर हम शीन को भी देखते हैं। एंड शीन यहाँ पर एक को पायलट का काम किया करती है, यानी कि वो फ्लाइट अटेंडेंट होती है कैबिन क्रू में। यहाँ पर शीन अपने सभी कलीग्स के सामने फूशन को डिनर के लिए पूछती है। उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर शीन टीम गेम मारने लगती है और कहते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं और हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है और बचपन से हमें चाइल्डहुड लवर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर फूशन उसके मुंह पर कह देता है कि चाइल्डहुड लवर्स, ये बातें तुम अपने से बनाकर बोल रही हो। एंड वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो फिर शीन को बड़ा गुस्सा आता है। शीन बाद में यहाँ पर मिल लेती है सूजी से, जहाँ पर वो सूजी को बोलती है कि क्यों तुम यहाँ पर फूशन का वेट कर रही हो, अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि फूशन और मैं आज सेम ही फ्लाइट में थे। सूजी कहते तो इसमें क्या हुआ, हर कोई सेम फ्लाइट में होता है, इसमें तुम इतना खुशी क्यों मना रही हो फूशन के बारे में। तो फिर यहाँ पर शीन उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है, फूशन बहुत जल्दी तुमसे बोर हो जाएगा और उसे लास्ट में मेरे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फूशन पीछे से आकर सूजी को और शीन को बताने लगता है कि शीन, तुम्हें क्यों लगता है मैं सूजी से बोर हो जाऊंगा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सूजी से बोर हो जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तुम हमेशा यहाँ पर आकर टांग अड़ाना बंद कर दो। एंड यहाँ पर सूजी हंसने लगती है, जहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी एक बार फिर से फूशन को उसके सैलेड के थैंक यू बोलने लगती है। फूशन कहते हैं कि थैंक यू मत बोलो, उसके बदले कुछ और दे दो। एंड यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर सूजी नर्वस हो जाती है और नर्वसनेस में आकर सोफे पर बैठ जाती है और उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम मूवी देख सकते हैं। लेकिन फूशन कहते हैं कि नहीं, तुम देख लो, मेरी को अभी भी कुछ स्टडीज़ करना है और मेरी फ्लाइट है कल। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो कुछ समय बाद जब लिविंग रूम में आता है तब वो सूजी को देखता है, जहाँ पर सूजी सो गई थी। तो यहाँ पर वो उसे अपना कोट दे देता है और उसे एज अ ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर सूजी को कोई तो डिनर के लिए पूछ रहा होता है। फूशन यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी पॉपुलर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर सूजी उठती है तो फूशन होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी फ्लाइट थी। एंड यहाँ पर सूजी को मैसेज दिख जाता है उसके मैनेजर का, जिसने उसे डिनर के लिए पूछा होता है। लेकिन सूजी ने उसे साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उसके पास फिलहाल टाइम नहीं है। दूसरा यहाँ पर फूशन ने भी सूजी को मैसेज किया होता है कि आज वो कौन सी फ्लाइट में बैठेगा और कब उसकी फ्लाइट निकलेगी। लेकिन यहाँ पर सूजी को लगता है कि शायद से उसने गलती से मुझे मैसेज कर दिया होगा। दूसरा हमें पता चलता है कि फूशन ने सूजी को ऐसे डिटेल में मैसेज क्यों किया था, क्योंकि फूशन अपने कलीग के साथ होता है एंड उसका कलीग भी उसकी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा था। फूशन उसे पूछता है कि तुम हमेशा टेक्स्ट करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, तो फिर उसका कलीग उसे बताने लगता है क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड फ्यूचर में जाकर वो वाइफ बनेगी मेरी, तो फिर उसका सारा हक बनता है जानने का कि मैं कहाँ पर हूँ। ऐसे भी लड़कियों को टेंशन हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर फूशन जब टेक्स्ट किया था तब सूजी ने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फूशन यहाँ पर सोचने लगता है कि लगता है वो कुछ ज़्यादा बड़े लंच और डिनर पर चली गई होगी। दूसरा यहाँ पर सूजी होती है, जो कि लाइट्स ऑन बंद कर हॉरर मूवी देख रही थी। एंड यहाँ पर उसे डर भी तो लग रहा था। इतने में यहाँ पर दूर से कोई तो आता है, जहाँ पर वो बड़ी जोर से चिल्ला देती है। लेकिन वो तो असल में फूशन होता है एंड वो उसे देखकर पूरा हक करने लगती है और ऐसा बेबी की तरह करती है और कहती है कि मुझे लगा कि कोई अनजान इंसान घुस गया होगा, इसलिए मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, मुझे माफ़ कर देना। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठने जाते हैं बात करने के लिए। फूशन उसे पूछने लगता है कि तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। सूजी कहती है कि तुमने मुझे टेक्स्ट किया था। फूशन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें टाइम बताया था कि कब मेरी फ्लाइट डिपार्च करेगी। सूजी बोलती है कि ओह, मुझे लगा कि तुम अपने कलीग को टेक्स्ट कर रहोगे और गलती से तुमने मुझे टेक्स्ट कर दिया। फूशन को यहाँ पर बड़ा अपसेट फील होने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे बातों बातों में पूछने लगता है कि आज तुमने लंच किसके साथ किया और डिनर भी। सूजी बोलती है कि मैं घर पर अकेली थी तो मैंने अकेले ही लंच और डिनर किया। एंड यहाँ पर इसका ये आंसर सुन के फूशन बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है और उसे कहता है
है कि मैं शॉवर लेकर आता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर सूजी अपने ग्रुप का मैसेज लिखती है जहाँ पर उसके अंदर उसके कलीग से लिखा हुआ होता है कि कल मैनेजर हमें एक हॉट पॉट ट्रीट दे रहे हैं, तो हमें लंच के लिए बड़े रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, तो सभी लोग अच्छे से रेडी होकर आना। यहाँ पर फूशन शॉवर लेने के लिए जाता है लेकिन वो फटाक से दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि यहाँ पर वो सूजी को देख लेता है एंड सूजी भी यहाँ पर फूशन को देखकर नर्वस हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लिविंग रूम में बैठा होता है जहाँ पर सूजी आती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फूशन उससे फिर माफी मांगने लगता है। सूजी कहते हैं कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, मुझे डोर को पहले ही लॉक कर देना चाहिए था। फूशन कहते कि नहीं तुम्हारा ये तो घर है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। सूजी कहती कि तुम्हारा घर है, तुम आखिर क्यों हर जगह नॉक करते फिरोगे। फिर यहाँ पर सूजी उसे कहने लगती है कि मैं रेडी होकर अपने टीम और कलीग्स के साथ में डिनर के लिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे मैनेजर ने इस डिनर को इनवाइट किया है और मैं उसे ना भी नहीं बोल सकती। फूशन यहाँ पर नर्वस होने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सूजी कहती कि नहीं, वो जगह बहुत दूर है, तुम फ्लाइट अभी अभी अटेंड करके आए हो तो तुम आराम करो। फूशन यहाँ पर उससे एड्रेस मांग लेता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी और उसके फ्रेंड बाहर जा रहे होते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड सूजी से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता मैनेजर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। सूजी कहने लगती कि नहीं, मेरा अकॉर्डिंग तो वो सबके साथ नॉर्मल थे। उसके फ्रेंड बोलते कि नहीं मैं तो अच्छे से नोटिस कर रही थी, यहाँ पर सारी डिशेस तुम्हें जो खाना है वही आ रही थी और बार बार वो तुम्हें पूछा कर रहे थे कि तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें क्या खाना है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं उन्हें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। सूजी कहते कि नहीं, वो हमारे मैनेजर है और तो मैं उनकी टीम की मेंबर हूँ, सिर्फ इस वजह से वो हम सभी का ख्याल रख रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर सूजी से कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर जॉब कर देता हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को फूशन का कॉल आ जाता है जहाँ पर फूशन कार लेकर वहीं पर आया होता है और सूजी से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ वापस घर पे चलना चाहोगी। एंड यहाँ पर सूजी बड़ी खुशी में फूशन के पास चली जाती है और उससे पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे। फूशन कहते कि मैं बस यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड से मिलने आया था तो सोचा तुम्हें भी पिकअप कर लूँ। सूजी यहाँ पर नाराज हो जाती है क्योंकि सूजी को लगता है कि वो स्पेशली उसे पिकअप करने के लिए आया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशन उन लोगों के बारे में पूछने लगता है। सूजी कहने लगती कि वो जो है वो मेरा टीम मेंबर नहीं बल्कि मेरी टीम के मैनेजर है। फिर यहाँ पर फूशन बोला था कि अच्छा तो क्या उसे तुम्हें इंटरेस्ट है। वो कहती है कि नहीं, लेकिन क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है। तो फिर फूशन कहता है कि नहीं, मैं क्यों जेलस फील करूंगा। सूजी भी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि हाँ, जेलसी तो तब फील होती है जब तुम किसी को लव करते हो, लेकिन फूशन को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ तो उसे जेलस भी कहाँ से फील होगा। फूशन यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे कलीग्स को पता है कि तुम शादीशुदा हो। सूजी यहाँ पर अपने हाथों को देखने लगती है क्योंकि उसके हाथों में वेडिंग रिंग जो नहीं होती। अनु बोलने लगती है कि नहीं, उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता है। फूशन बोलता है कि तभी तो यहाँ पर ये चांस मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात तो बड़े धीरे से बोलता ताकि सूजी को भी सुनाई ना दे। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट पे होते हैं जहाँ पर फूशन सूजी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे कलीग्स को ये बात क्यों नहीं पता है कि तुम शादीशुदा हो। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नहीं चाहते किसी को भी हमारे बारे में पता चले क्योंकि हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है। फूशन यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे मैनेजर को तुम में इंटरेस्ट है। सूजी कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फूशन कहते कि हाँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की के इंटेंशन को बड़े अच्छे से समझता हूँ और उसे तुम्हें इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर सूजी डिनाई ही करती रहती है। फूशन यहाँ पर थोड़ा सा रूड बन जाता है और सूजी को कहता है कि आखिर तुम सबको कब बताओगी कि हमारी शादी हो चुकी है। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती कि मुझे अगर कोई पूछे कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अपने हस्बैंड का नाम बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। फूशन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ये सब कहती हो। सूजी यहाँ पर उसे बोलती है कि मैंने जब तुमसे शादी की थी तब मैंने सोचा था कि मैं नहीं चाहती कि हमारा जल्द से जल्द डाइवोर्स हो जाए, मैं चाहती कि हम एकदम टाइम तक टिके रहे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ये तो बड़ा कोइंसिडेंस निकला क्योंकि मैं भी सेम ही सोच रहा था। फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है जहाँ पर फूशन सूजी को किस कर नहीं जाता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस पर वो दोनों किस कर ही लेंगे, लेकिन सूजी वापस नर्वस हो जाती है और घर के अंदर भाग कर आ जाती है जहाँ पर वो मुस्कुरा रही होती है। इतने में उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है जो उसे बोलने लगते हैं कि तुमने एयरपोर्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझे ये बात बताओगी। सूजी यहाँ पर अपने डैड को सुनाने लगती है कि मैं यहाँ पर मेरा जॉब कर रही हूँ तो मैं आपको अपने जॉब के बारे में इन्फॉर्म क्यों करूँ। आप बचपन से लेकर अभी तक मुझे अभी कॉल कर रहे हैं। स्कूल टाइम में मुझे स्कूल मिलने में कितनी तकलीफ हो रही थी, कॉलेज जाने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन तभी तो अगर आपने मेरी मदद नहीं की और ना ही आपने मुझसे ये सवाल पूछा, तो अब क्यों मुझे आप इतना सारे सवाल पूछ रहे हो। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते कि देखो मुझे पता है तुम एयरपोर्ट पर जॉब कर रही हो, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा जॉब भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि उन दोनों की बातें सुनने लगता है। यहाँ पर सूजी साफ साफ मना कर देती कि वो जॉब चेंज नहीं करने वाली। उसके डैड यहाँ पर गुस्से में आकर उसे बोलने लगते कि देखो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो, तुम्हें पता है तुम एयरपोर्ट पर जॉब कर रही हो जहाँ पर मेरी बेटी शीन भी जॉब करती है, जिस वजह से उसने गुस्से में आ गई और उन दोनों माँ बेटियों ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे डिसऑन करने चले हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम जॉब चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा कर रहूँगा। यहाँ पर सूजी रोने लगती है अपने डैड के इतने हार्श वर्ड्स को सुनकर एंड फूशन यहाँ पर उससे फ़ोन ले लेता है।
जहाँ पर फूशन उसे उसे एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करता है। तो फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो हमारे बीच में बिल्कुल मत आओ। तो फिर यहाँ पर फूशन उससे बोलने लगता है कि अंकल मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों का रिलेशन क्या है, एंड सूजी यहाँ का डैड आपको बुलाना भी नहीं चाहती है। और रही बात सूजी की जॉब की, तो उसकी जहाँ मर्जी होगी वो वहाँ जॉब करेगी, और सूजी के खिलाफ कोई भी कुछ भी उंगली उठाएगा तो मैं बता के रखता हूँ, मैं कोर्ट तक जाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। एंड यहाँ पर वो इतना बोलकर कॉल कट कर देता है, जहाँ पर वो सूजी को कंसोल करता है और रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है, तो फूशन उसे कहता है कि लास्ट थैंक यू होना चाहिए तुम्हारी तरफ से, आपसे तो मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी। दोस्तों यहाँ पर हम फूशन को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी स्टोर में गया होता है, एंड यहाँ पर एक बड़ी सी डायमंड रिंग को लिखता है और उसे वो पसंद आ जाता है, और उसे लगने लगता है कि शायद से सूजी को भी ये पसंद आएगा। यहाँ पर वो स्टाफ कहने लगती है लेकिन ये सबसे महंगा है, इसका पॉइंट 3.2 मिलियन है। तो फिर फूशन कहता है कि हाँ इसमें क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। स्टाफ यहाँ पर कहते कि नहीं मैं तो बस आपको प्राइस बता रही थी। इसके बाद में फूशन उस रिंग को पैक करवा कर ले चला जाता है, एंड उसी सेम स्टोर में यहाँ पर मिनी और शीन आ जाते हैं। मिनी यहाँ पर बोलने लगते कि लगता है वो रिंग फूशन ने सूजी के लिए ली होगी। इसके बाद में यहाँ पर मिनी को एक आइडिया आता है, जहाँ पर सूजी को वो आइडिया बताने लगती है, एंड सूजी यहाँ पर सेम वही रिंग लेती है जो कि फूशन ने रिंग लिया होता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर शीन और मिनी उससे मिल जाते हैं, एंड शीन यहाँ पर सूजी से ऊट पटांग बातें करने लगती है। सूजी कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, जिस दिन फ्री होंगे उसे बता दूंगी। शीन बोलते कि हाँ जब मैं सच्चाई बोलने जाती हूँ तभी तुम मुँह उठाकर निकल पड़ती हो। एंड यहाँ पर सूजी उसे साइड हटाकर जाने लगती है, तो शीन तो ऐसा नाटक करती है कि जैसे सूजी ने उसे धक्का दे दिया हो। एंड यहाँ पर जानबूझकर शीन अपने हाथों से वो रिंग को गिरा देती है, जहाँ पर मिनी उस रिंग को उठा लेती है और इसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कितनी महंगी रिंग है, और तुम जैसे लोगों को इसकी कीमत भी क्या पता होगी। फिर बाद में सूजी कहते हैं कि नाटक मत करो, तुमने खुद में खुद उसे गिरा है और मेरे पर इल्जाम लगा रही हो। शीन कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने साफ साफ मुझे यहाँ पर धक्का दिया है जिस वजह से मेरी रिंग नीचे गिरी है। तुम्हें पता भी है कितनी एक्सपेंसिव है, और देखो इसमें कितने सारे चक्कर आ गए और कितना नुकसान हो गया मेरा, अब तुम इसके पैसे मुझे पे करो। सूजी यहाँ पर मना कर देती है और कहते कि क्यों तुम्हारे पास खुद के पास पैसे नहीं है क्या इसे रिपेयर करवाने के लिए। शीन कहते कि है तो मेरे पास, लेकिन ये तुमने तोड़ा है तो फिर तुम्हें पैसे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूजी कुछ भी करने से मना कर देती है, तो मिनी भी यहाँ पर सूजी को सुनाने लग जाती है। लेकिन शीन यहाँ पर बोलते कि ठीक है तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे घर पर पैसों की जो कमी होगी, लेकिन इसके बदले तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं यहाँ से तुम्हें चुपचाप जाने के लिए दे दूंगी। सूजी यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर देती है। मिनी कह जाती है कि देखो तुम्हें बस उसके सैंडल को टच करना और उसे माफ़ी मांगनी है और 3-4 बार बू डाउन करना पड़ेगा, तो फिर शीन तुम्हें जाने देगी। यहाँ पर पीछे से शीन से कह दे कि देखो तुम्हारे पास 10 मिनट्स है, अभी की अभी माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। पीछे से यहाँ पर हम आवाज़ सुनते हैं फूशा की, जहाँ पर फूशा उसे बोलने लगता है कि अगर सूजी ने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम क्या करोगी। शीन यहाँ पर फूशन के आते ही एकदम बेबी वॉइस में बात करने लगती है और कहती है कि मैं नॉर्मली इससे यहाँ पर बात कर रही थी, लेकिन ये मेरे साथ में झगड़ा झगड़ी करने लगी, जहाँ पर इसने मुझे धक्का दिया और मेरी रिंग नीचे गिर गई और इसकी वजह से मेरी रिंग अब टूटने को आई है। फूशन यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मुझे अगर किसी पर भरोसा है तो वो मेरी वाइफ पे। फिर यहाँ पर शीन उसे बोलने लगते हैं कि कम से कम आज तो मुझे भरोसा कर लो, मैं इन सब चीज़ों को लेकर झूठ नहीं बोल सकती। ये रिंग मुझे ऑक्शन से मिली हुई है जो प्रीवियसली और प्रीशियसली मेरी मम्मा ने मेरे लिए लिया था, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और तुम ये चीज़ तो समझ ही सकते हो ना कि मेरी मॉम मेरे लिए कितनी स्पेशल है, और तुम तो मुझे बचपन से जानते हो और बचपन से लोग हमें चाइल्डहुड स्वीटहार्ट बोलते हुए आ रहे हैं। फिर यहाँ पर फूशन से बोलता है कि ठीक है अब अपनी ज़्यादा बड़बड़ करना बंद करो, इस चीज़ के लिए पे करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे साफ साफ मना कर देती है। शीन भी उसे बोलते हैं कि तुम क्यों पे करोगे, ये चीज़ सूजी ने तोड़ी है तो सूजी इस चीज़ के लिए पे करेगी। साथ साथ यहाँ पर सूजी बोलती कि हाँ सही कहा, ये चीज़ के लिए फूशन क्यों पे करेगा, ये चीज़ मेरी वजह से हुई है, लेकिन हाँ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी है, हम यहाँ पर मॉनिटर में जाकर चेक कर सकते हैं, फिर सबके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। यहाँ पर मिनी सीसीटीवी वाली बात को सुनते ही डर जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने कैमरे में चेक किया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर तो शीन को भी डर लगने लगता है, तो यहाँ पर वो बहाने मारने लगती है और कहते जाने दो मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते। इतने में यहाँ पर फूशन को उसकी मम्मा की तरफ से कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मम्मा और सूजी की मम्मा दोनों के दोनों से घर को विजिट करने के लिए आने वाले थे। एंड यहाँ पर फिर वो दोनों के दोनों भागकर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के सामान अलग अलग रखे हुए होते हैं। एंड यहाँ पर उन्हें नहीं चाहते थे वो लोग कि उनके घर पर ये पता चले, तो वो लोग सारा सामान एक ही माँ से बेडरूम में शिफ्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है, जहाँ पर आते ही वो लोग बेडरूम में चली जाती है ये देखने के लिए कि कहीं ये लोग साथ में भी रहते हैं या फिर नहीं। एंड यहाँ पे वो उन लोगों के सभी सामानों को साथ में देखने लगती है, जहाँ पर वो दोनों की दोनों खुश हो जाती है। फिर कहती है कि चलो चलो हमें शॉपिंग पर जाना है, तो अभी हम दोनों यहाँ से जाते हैं। हालांकि फूशन को अच्छे से पता होता है कि ये सारा आइडिया उसकी मॉम का ही था। वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम उसकी चली जाती है। फिर बाद में
सूजी भी यहाँ पर कहने लगती कि हम तो बार बार बचे। फूशन कहता है कि ये ज़रूर मेरी मॉम का आइडिया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम ही सोच सकती है। इसके बाद में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि हान के साथ मिलती है। एंड यहाँ पर हान बहुत ज़्यादा नर्वस होता है सूजी से मिलने के लिए, और हान को सूजी के ऊपर क्रश था बहुत पहले से ही। फिर यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी के हाथों में वो वेडिंग रिंग दिखता है और पूछने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सूजी कहती है कि नहीं, मैं छुपा नहीं रही हूँ, वो बस मैं बताने भूल गई, एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर वो फूशन के बारे में उसे बताने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर हान उसे घर तक ड्रॉप करता है, जहाँ पर पार्किंग लॉट में वो उसे ये तक पूछता है कि नेक्स्ट टाइम हम मूवी देखने चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे कह देती है कि ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि मैं फ्री भी रहूंगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर सूजी बहाने मारने लगती है। फूशन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर फूशन की कार और तो और हान की कार एक दूसरे के अगल बगल से जाती है। फूशन यहाँ पर आकर सूजी से पूछने लगता है कि आखिर वो लड़का कौन था। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि एक फ्रेंड था, बाकी की स्टोरी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर में चले जाते हैं, जहाँ पर फूशन उसे बोलने लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है वो लंबी सी कहानी को सुनने के लिए, तो फिर तुम शुरुआत कर सकती हो। तो यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती कि वो जो लड़का था उसका नाम हान है, और वो मेरी मम्मा के एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है, और हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। फूशन कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें लाइक करता है। सूजी यहाँ पर हंसते हुए से कहती है कि जरूरी नहीं है हर कोई लड़का मुझे लाइक करता हो, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। फूशन यहाँ बोलता है कि ठीक है, मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रहा था। सूजी उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम जेलस फील कर रहे हो। एंड यहाँ पर फूशन उसे पीछे की ओर धक्का देता है और उसके एकदम ऊपर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई भी तुम्हारे पर फिदा हो सकता है। सूजी बोलते कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फूशन कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर इतना तो भरोसा है। यहाँ पर फूशन कंट्रोल करने लगता है क्योंकि उसे सूजी को किस करने का बहुत मन करता है। वह यहाँ पर सूजी पूछता है कि क्या हुआ। फूशन यहाँ पर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने जाता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है क्योंकि सूजी अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुई रहती। फिर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि फूशन को जेलस फील हो रहा है। एंड यहाँ पर वो वाली बात सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर शीन फूशन से बात करने के लिए आती है और उसे अपनी साइड से अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन फूशन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता हूँ। यहाँ पर शीन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फूशन को उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर बाद में यहाँ पर फूशन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर फूशन का कलीग वहाँ पर आ जाता है और शीन को बहुत उदास देखता है। तो शीन से वो पूछने लगता है कि आखिर हो क्या गया है। शीन उसे बोलने लगती है कि मेरे बीच और फूशन के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो प्लीज़ क्या तुम उसे क्लियर करने में मेरी हेल्प करोगे। एंड यहाँ पर कलीग उसका कहना था कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ अच्छी बात है तुम्हारी तरफ से उसके लिए कह दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशन अपना प्लेन चला रहा होता है, जहाँ पर उसे कमांड देने वाली सूजी होती है। और तो यहाँ पर फूशन के पीछे एक और एरोप्लेन होती है, जिसके अंदर का पायलट कोई और नहीं बल्कि वो हान ही होता है, जो कि सूजी का फ्रेंड था। लेकिन यहाँ पर सूजी ने सबसे पहले उस हान को सिग्नल दिया था और हान की प्लेन फूशन से पहले निकल जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका कलीग और फूशन आपस में बातें करने लगता है। कलीग यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता वो एयर कंट्रोलर वाली में और वो पीछे वाली प्लेन में जो बैठे था उनके बीच में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि तुमने देखा किस तरीके से उसने सबसे पहले उसको सिग्नल दिया, उसे तो हमें सिग्नल देना चाहिए था। फिर यहाँ पर फूशन को गुस्सा आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर फूशन सूजी को पिक कर लेता है। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है इतनी रात को उसको पिकअप करने के लिए। फूशन यहाँ पर गुस्से में था एंड सूजी यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ तो बात है, वो उसे पूछने लगती है, लेकिन फूशन एकदम बेबी की तरह नाटक करने लगता है। फूशन यहाँ पर कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आज तुमने मेरे बदले उस हान के एरोप्लेन को सबसे पहले सिग्नल दिया। सूजी यहाँ पर समझाने लगती है और कहते हैं कि तुम भी कितनी बच्चों जैसे इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहे हो। फूशन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे सिग्नल देना चाहिए। फिर यहाँ पर सूजी उसे रीज़न बताने लगती है, जहाँ पर वो रीज़न बड़ा वैलिड होता है। एंड यहाँ पर फूशन उसे कुछ कह नहीं पाता। सूजी उसे कहते कि देखो मेरी ज़िंदगी में कितने भी लड़के आ जाने दो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम हमेशा स्पेशल रहोगे। एंड ये बात सुनकर फूशन के पेट में बटरफ्लाइज आने लगती है, जहाँ पर फूशन कहता है कि ये मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। एंड यहाँ पर सूजी में शर्माने लगती है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग घर पहुँच जाते हैं। एंड फूशन सूजी को उठाकर बेड पर रख देता है, लेकिन सूजी यहाँ पर बस सोने का नाटक कर रही थी। वो यहाँ पर फटाक से वो उठकर फूशन को जाने के लिए कहती है। फूशन यहाँ पर उसे कल के डिनर के बारे में बताने लगता है। सूजी यहाँ पर उसे रोकती है और उसे ग्रैब करती है, जहाँ पर फूशन बेड पर आकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक एक्सीडेंटल केस हो जाता है, जहाँ पर सूजी को ज़्यादा ही नर्वस होने लगती है। फूशन उसे करीब जाता है, लेकिन सूजी वापस पीछे हट जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है। एंड फूशन यहाँ पर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर फूशन सूजी को उठा लेता है। सूजी उसे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो कि जैसे तुम रात भर सोए हो नहीं हो। फिर यहाँ पर हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सूजी नींद में बोले ही जा रही थी। एंड यहाँ पर फूशन को कुछ समझ नहीं आया था। एंड सूजी यहाँ पर जोर से फूशन को नेक पर बाइट कर देती है, जहाँ पर फूशन को बड़ा हर्ट होता है। एंड यहाँ पर वो उसे समझ रहा था कि शायद से वो पिलो है। तो फिर यहाँ पर सूजी फूशन को एकदम जोर से टाइटली हक कर सोने लगती है, जहाँ पर फूशन कैसे कैसे तो उसी ग्रिप से बाहर निकल कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी फूशन से बोलती
ये तुम्हारे नेक पर क्या आ गया? फूशन कहती है कुछ नहीं, बस मच्छर ने जो मुझे काट लिया है। तो फिर सूजी बोलने लगती है कि मच्छर हो सकता है कॉकरोचेस भी यहाँ पर हो, तो हमें पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर सूजी बाद में ध्यान से निशान को देखने लगती है और उसे समझ आने लगता है कि वो निशान कैसा है। फूशन यहाँ पर उसे कहते हैं कि देख लो, जितने ध्यान से देखना देख लो, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। एंड यहाँ पर सूजी नर्वस हो जाती है, साथ साथ में यहाँ पर शर्माने लगती है और वो बहाने मारकर वहाँ से वापस से भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनकी फ्लाइट भी अच्छे से लैंड हो जाती है। एंड फूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। उसका फ्रेंड और उसके कलीग सोच रखते कि आखिर ये आज ज़्यादा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, इसके साथ में ऐसा क्या अच्छा हो गया। दोनों कलीग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें रीज़न पता नहीं होता। इतने में यहाँ पर फूशन अपनी सूजी के ऑडियोज को सुनने लगता है जो कि सूजी ने भेजे थे। एंड यहाँ पर वो उन्हें सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब जाकर उनके कलीग्स को समझ आता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे का रीज़न इसकी वाइफ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को, जहाँ पर वो अपने मैनेजर को थैंक यू बोल रही होती है, उसे हमेशा नई नई चीज़ें सिखाने के लिए। यहाँ पर मैनेजर भी उसे कहता है कि पूरे के पूरे कंट्रोल रूम में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली लड़की मुझे तुम भी लगती हो, इसलिए कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो मैं तुझे तुम्हें ही हैंडल करने के लिए देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके रिंग को देखता है एंड पूछता है कि तुम शादीशुदा हो। सूजी कहती है कि हाँ, बहुत टाइम हो गया मेरी शादी को। फिर बाद में मैनेजर बोलने लगता है कि क्या वो वही लड़का है जो तुम्हें पिक करने आता है। एंड सूजी यहाँ पर उसे हाँ कर देती है। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि सूजी को अपने करीब लाता है एंड बाद में उसे वहाँ से ले जाने लगता है। साथ साथ यहाँ पर वो मैनेजर को थैंक यू भी बोलता है और कहने लगता है कि घर पर सूजी आपके बारे में बहुत बात करती है और कहती है कि आप उसे हमेशा नई नई चीज़ें सिखाया करते हो और उसे हमेशा अप्रिशिएट किया करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाद में यहाँ से वो सूजी को लेकर जाने लगता है तो मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि देखो सूजी बहुत ही अच्छी लड़की है, फ्यूचर में उसका ध्यान रखना। एंड फूशन यहाँ पर उसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसका ध्यान कैसे रखना है मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे ये बात बोलने के लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वो सूजी को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो घर पर नाराज बैठा था। सूजी यहाँ पर उसे मनाने लगती है एंड कहती है कि जाने दो ना, मुझे सचमुच नहीं पता था कि मैनेजर को मुझ में इंटरेस्ट होगा। फूशन कहने लगता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें साफ साफ दिख गया होगा आज। सूजी बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने आज उसे बता भी दिया कि हमारी शादी हो चुकी है। फूशन कहता है कि बड़ी अच्छी बात है। सूजी उसे पूछती है कि लगता है तुम्हें जेलस फील हो रहा है। फूशन बोलता है कि हाँ, अगर मैं हाँ बोलूँ तो। एंड यहाँ पर सूजी उसके कॉलर को ग्रैब करके उसे अपने नज़दीक लाती है और उसे लिप्स पर किस कर देती है। फूशन भी यहाँ पर शर्मा जाता है। फूशन उसे बोलने लगता है कि बस एक किस, तुम्हें लगता है एक किस से मैं मर जाऊंगा। एंड यहाँ पर वो गालों की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर सूजी उसे एक और किस देने जाती है, लेकिन फूशन फटाक से अपने फेस को हटाकर अपने लिप्स को बीच में डाल देता है एंड उन दोनों के बीच में इंटेंट किस होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर सभी स्टाफ जो होते हैं वो एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर हमें मियाँ दिखती है एंड मियाँ यहाँ पर सूजी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। एंड यहाँ पर वो बोलने लगती है कि सूजी, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन के ही बॉयफ्रेंड को छीन लिया था। सूजी यहाँ पर बस उसकी बातों को सुनती जाती है। साथ साथ सभी लोग यहाँ पर मियाँ की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर मियाँ कहते हैं कि हाँ, मुझे भी शुरुआत में ऐसे ही लगा था, लेकिन तुम लोगों को लगता है पता नहीं है, सूजी की जो मम्मा है वो मिस्ट्रेस है और उसका भाई वो तो एक चोर निकला। एंड सूजी यहाँ पर भी बहुत मुँह छुपा कर आई हुई है, उसे खुद के डैड को नहीं पता कि यहाँ पर जॉब करती है। साथ साथ उसने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया और उसी के साथ में शादी कर ली। यहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि अभी अपना मुँह बंद कर लो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगी। मियाँ बोलने लगती है कर दो, ऐसी भी मैं सभी के सामने बस सच्चाई ही तो बता रही हूँ, मैंने झूठ कौन सा बोला है। फिर इतने में यहाँ पर जैंग आ जाता है एंड जैंग भी यहाँ पर साथ साथ सूजी को चिल्लाने लगता है। सूजी उसे बोलते है कि तुम उसके कलीग हो और उसके खिलाफ इतनी बुरी बातें कर रहे हो। जैंग बोलता है कि देखो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इतने में यहाँ पर बाद में आ जाती है शीन, जहाँ पर शीन भी सबके सामने टेस्टिफाई करने लगती है कि मैंने इसको क्या कुछ नहीं समझा है, लेकिन ये हमेशा पैसे के पीछे भागती है। साथ साथ इसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मुझसे छीन लिया झूठ बोलते हुए, असल में मेरी शादी उसी के साथ होने वाली थी। तो फिर सूजी से बोलती कि कब तुम झूठ बोलना बंद करोगी। तो वो बोलते कि हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम चाहो तो फूशन की मम्मा से भी पूछ सकती हो, हमारी शादी तो कब की फिक्स हो गई थी और वही चाहती थी कि मैं फूशन के साथ में शादी करूँ। इतने में यहाँ पर फूशन की मम्मा आ जाती है जो कि सूजी के साथ चली जाती है एंड यहाँ पर मियाँ ने सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर गुस्से में आकर फूशन की मम्मा मियाँ को ही थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू और मेरे बेटे के बारे में ये सारी अफवाह फैलाने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर शीन होती है जो कि आंटी को समझाने बुझाने लगती है। आंटी कहती है क्या, मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स करवाई थी, मैंने साथ तो ऐसा कभी कहा भी नहीं, तो फिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो। शीन कहते कि आपने कहा नहीं, लेकिन हम तो बचपन से साथ रहे हैं ना, और आप बोला भी करती थी कि हम दोनों एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि तुम तभी छोटे थे और छोटे बच्चे एक साथ अच्छे दिखते हैं, इसमें बोलने वाली कौन सी गलत बात है। तुम दोनों एक साथ अच्छे दिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करवा दूंगी। और रही बात सूजी की, तो मैंने सूजी को जब फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं समझ चुकी थी कि यही मेरी घर की बहू बनने वाली है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर आंटी एक शॉपिंग मॉल में बैग की शॉपिंग करने आई होती है एंड जैसे ही यहाँ पर वो पेमेंट करने जा रही तो उनका फ़ोन बंद हो जाता है, जिस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाती एंड वो बैग उन्हें अर्जेंटली चाहिए होता है क्योंकि उन्हें वो बैग किसी को गिफ्ट करना था। फिर यहाँ पर होती है सूजी जो कि उस बैग का पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाती है और उनकी हेल्प करने के लिए एंड तभी यहाँ पर आंटी तय कर लेती है कि अगर मेरी बेटी कोई बनेगी तो यही होगी।
फिर बाद में यहाँ पर सभी कलीग के सामने सच्चाई सामने आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग शीन को और मिया को दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी तुम्हें सूजी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर मिया बड़े गुस्से में आकर सूजी से माफ़ी मांग तो लेती है, लेकिन शीन कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। सूजी बोलती है कि हाँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम नीचे एक बैनर लेकर खड़ी रहो जिसमें साफ साफ लिखा रहे कि सूजी के साथ मैंने गलत किया है और इसमें मेरी गलती है, तो तुम्हें माफ़ी मांगनी भी नहीं पड़ेगी। शीन कहने लगती है कि तुम ज़्यादा ही बोल रही हो, मैं ये सब नहीं करने वाली। सूजी बोलते है कि ठीक है मम्मा, देखिए ना ये मेरी रात सुनने को रेडी ही नहीं है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा शीन की तरफ देखती है, जहाँ पर शीन नीचे खड़ी हो जाती है बैनर लेकर, एंड सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने भी लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर फूशन आ जाता है और सूजी से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने सब कुछ सुन लिया अपनी मम्मा से, जो कुछ भी आज हुआ था, एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं था। सूजी यहाँ पर कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम तो अपना जॉब कर रहे थे और ऐसा भी नहीं है ना कि तुम फ्री थे जो तुम आ जाओगे। फिर यहाँ पर बाद में वो उसे माफ़ी मांगने लगता है एंड साथ साथ कह भी देता है ये तुमने जो किया वो सही किया। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने करीब बुलाती है और पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। फूशन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। वो यहाँ पर सूजी उसे अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है और तो ये केस यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटेंस बन जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को हान का कॉल आता है, बट यहाँ पर फूशन सूजी को वो कॉल पिक करने के लिए नहीं रहता, लेकिन सूजी को लग रहा होता है कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, तो वो हान का कॉल पिक कर देती है और हान से डिनर के इन्वाइट करता है, जो कि उसकी मॉम के साथ में होने वाला था। तो फिर सूजी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद में फूशन कहता है कि मैं भी चलूँगा। सूजी बोलते है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। फूशन कहता है कि हाँ, तुम मेरी वाइफ हो और मैं क्या ही रीज़न दे सकता हूँ। तो वह यहाँ पर सूजी उसे बोलते कि ठीक है, लेकिन वहाँ जाके झगड़ने मत लगना। फूशन कहते कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हान और सूजी बैठे होते हैं, जहाँ पर हान सूजी के बारे में सोच रहा था। फिर बाद में दूसरी और सूजी सोच रही होती है कि फूशन कब तक आएगा। हान यहाँ पर उसके लिए उसकी फेवरेट डिश को ऑर्डर करता है। इतने में यहाँ पर हान को सूजी के बालों पर कुछ दिखाई देता है, तो वो उसे निकाल नहीं जाता कि इतने में हान आकर उसे निकाल लेता है और कहता है कि टेंशन मत लो, उसका हस्बैंड उसके साथ में है। फिर बाद में यहाँ पर वो बैठ जाता है, जहाँ पर सूजी उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड यहाँ पर वो दोनों जब हैंड शेक करते हैं तब इतनी ज़ोर से हैंड शेक करते हैं कि उनका हाथ ही पूरा लाल पड़ जाता है। फिर इसके बाद में खाना आ जाता है, जहाँ पर वो लोग खाना को खाने लगते हैं। सूजी कहती है कि मेरी फेवरेट डिश है। हान बोलता है ये इतनी भी टेस्टी नहीं है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा टेस्टी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। फूशन यहाँ पर हान से कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम पायलट हो और तुम सिर्फ एयर 191 को ही प्लेन चलाते हो, ऐसा क्यों। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बार हान और सूजी कार में बैठे थे एंड सूजी यहाँ पर वही वाले प्लेन को देखती है और उसे ये प्लेन बहुत पसंद था। तो हान उसे पूछा था कि तुम्हें ये प्लेन क्यों पसंद है। फिर सूजी उसे इस प्लेन की फीचर्स के बारे में बताने लगती है एंड कहती है कि ये प्लेन नीचे से सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लेन है और हाँ, मैं सचमुच चाहती कि मेरा कोई हस्बैंड हो जो इसी प्लेन को चलाए। फिर रात में वो घर आए, जहाँ पर मैं उसे वेलकम होम पायलट बोल सकूँ। एंड यहाँ पर हान तभी ठान लेता है कि वो एक पायलट बनेगा। फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सूजी को और फूशन को बड़े खुश देखता है और मन में सोचने लगता है कि जिसके लिए मैं पायलट बना वो तो अब मेरी रही ही नहीं। इसके बाद में हम यहाँ पर फैमिली टाइम वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर फूशन की मम्मा और सूजी की मम्मा ये चारों लोग मिलकर कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। बाद में यहाँ पर आंटिया खुद का फोटोज निकालने के लिए चली जाती है, जहाँ पर फूशन भी उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर फूशन की मम्मा सूजी की मम्मा से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये शादी इतनी जल्दबाजी में करवाई है। लेकिन सूजी की मम्मा उसे माफ़ी मांगने से मना करती है और कहती है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। सूजी बहुत पहले फूशन को पसंद किया करती थी। यहाँ पर वो आंटी को कुछ समझ नहीं आता, तो सूजी की मम्मा उसे बताने लगती है कि सूजी और फूशन दोनों के दोनों बहुत पहले से ही एक स्कूल में रहा करते थे एंड सूजी को फूशन के ऊपर हिडन क्रश था। हालांकि उसने कभी फूशन से कन्फेस नहीं किया, क्योंकि वो डरती थी। सबसे शाय लड़की और सबसे चुप रहने वाली लड़की पूरे कॉलेज में और स्कूल में वही रहा करती थी, तो उसे लगता था कि फूशन जैसा लड़का कहाँ मुझे पसंद करेगा। एंड यहाँ पर हम दूसरी ओर फूशन को देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातों को सुन लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सूजी के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आता है एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसी बात को सोच रहा होता है कि ये मुझे इतने टाइम से पसंद करती आई है, लेकिन उसने मुझे आज तक कन्फेस नहीं किया। आखिर इसको फाइनली उसका ड्रीम लव मिल ही गया। यहाँ पर इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड इतने में उन दोनों की मम्मा आकर वो सीन को बिगाड़ देती है और उनके किस को इंटरप्ट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर फूशन सूजी से कहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही थक गए हो। सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ, क्योंकि कैंपिंग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क को इंक्लूड करता है। सूजी यहाँ पर किसी से चैट कर रही होती है, तो फूशन पूछता है कि ज़रा मुझे भी बताना, लेकिन सूजी यहाँ पर चैट बताने से मना कर देती है और कहते हैं कि नहीं, ये गर्ल्स की प्राइवेट टॉक होती है, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फूशन फिर यहाँ पर बातों बातों में सूजी से पूछने लगता है कि चलो मुझे थोड़ा अपने पास के बारे में बताओ। सूजी कहते हैं कि पास के बारे में बताओ मतलब। फूशन कहते हैं कि देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई फेवरेट बॉय होता है, तो फिर हो सकता है कभी किसी के ऊपर तुम्हें क्रश आया हो। लेकिन यहाँ पर सूजी शर्माने लग जाती है और इसे कुछ बोल ही नहीं पाती। फूशन यहाँ पर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे सब कुछ कब कन्फेस करेगी, लेकिन यहाँ पर सूजी कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर जैसे ही हिम्मत करके वो बोलने लगती है, फूशन यहाँ पर सीधा उसे किसी करने लगता है एंड यहाँ पर ये नाइट ऐसी स्पेंड हो जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर हम स्कूल के सभी क्लासमेट्स को देखते हैं, जहाँ पर शीन ने सभी को बुलाया था, साथ साथ सूजी के। फिर यहाँ पर शीन ने जाने कहाँ से सूजी को बताने लगती कि मेरे पास प्रूफ भी है कि बहुत जल्दी ही फूशन तुमसे डिवोर्स लेने वाला है। यहाँ पर सूजी को उसकी कही हुई बातों पर भरोसा नहीं होता, तो फिर यहाँ पर जी उसमें शामिल होता है। जी भी कहने लगता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले फूशन हमसे मिला ही था और हमारे साथ उसने डिनर किया था, अगर तुम्हें पता ना हो तो। और तभी यहाँ पर उसने ड्रिंक करते टाइम ये बात हमसे कह दी थी, वो भी गलती से। फिर बाद में यहाँ पर शीन सूजी पर इल्जाम भी लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डैड की लाइफ पूरी खराब हो चुकी है और तुम्हारी मॉम की वजह से। सूजी यहाँ पर से कहने लगती है कि लगता है तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें अभी तक कोई सच्चाई बताई नहीं है। शीन कहती है कि मेरी मम्मा को बीच में मत लाओ, उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया है कि किस तरीके से तुम्हारी मम्मा ने मेरे डैड को जान में फंसाया था और उन्हें सेड्यूस किया था। तुम्हारी मॉम तो एक मिस्ट्रेस है। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। साथ साथ यहाँ पर सूजी को फूशन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और उसे लगने लगता है कि अब शायद फूशन उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर आ जाती है सूजी की डैड, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजी की डैड की कंपनी पूरी बैंक करप्ट हो गई है और ये सारी चीज़ें हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ फूशन की वजह से। इसके बाद में यहाँ पर वो आकर सूजी से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ तुम कंपनी में एक बार फिर से आकर मेरी कंपनी को खड़ा कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कंपनी पूरी बैंक करप्ट हो गई है, मेरा घर भी बिकने वाला है। लेकिन यहाँ पर सूजी उनका साइड लेने से बिल्कुल मना कर देती है। यहाँ पर शीन उसके डैड को बोलते कि डैड मैं आपके रियल बेटी हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके डैड शीन को ही सुनाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शीन की मम्मा आती है जो शीन से माफी मांगने लगती है एंड यहाँ पर सारी सच्चाई बाहर आ जाती है कि मिस्ट्रेस असल में सूजी की मम्मा नहीं बल्कि शीन की मम्मा होती है और शीन की मम्मा ने यहाँ पर सूजी के डैड को पूरा का पूरा सेड्यूस किया था, जिस वजह से ये सब हुआ था। एंड अब सूजी की मम्मा का और सूजी के डैड का डिवोर्स भी हो चुका है। इस वजह से शीन की मम्मा ने उसे झूठ झूठ कहा था कि तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस है, हमारी तो पहले से शादी भी हो चुकी है। यहाँ पर शीन को तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर फूशन आ जाता है, जहाँ पर वो आते ही सूजी को हक करता है और कहता है कि इनकी एक भी बातों पर तुम विश्वास मत किया करो। सूजी कहता है कि तुम मुझे प्रूफ दोगे तब जाकर मैं तुम पर विश्वास करूंगी ना। एंड यहाँ पर फूशन सभी के सामने उसे किस करने लगता है, जहाँ पर सूजी उस पर भरोसा करने लगती है। यहाँ पर सूजी का डैड जो होता है वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता है और वो फूशन से भी कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक बार हाथ मिला लो, हम मिलकर वापस से कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन फूशन यहाँ पर कह देता है कि नहीं, मैंने आपकी बेटी से पहले कहा था कि वो कभी भी सूजी के सामने ऊट पटांग वाली हरकतें वापस ना करे, इसका अंजाम बुरा होगा और मैंने आप लोगों को इसका एक डेमो दे ही दिया है, तो इससे बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर बाद में यहाँ पर मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर फूशन सूजी को देखता है, सूजी हमेशा काम ही कर रही होती है। फूशन उसे पूछने लगता है कि लगता है तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। सूजी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा एक एग्जाम आने वाला है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से जाओ। इसके बाद में यहाँ पर फूशन उसकी बातों को नहीं सुनता और एकदम बेबी की तरह उसके पास जाकर ऐड करने लगता है। फिर इसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फूशन सूजी की आंखों को बंद कर उसे एक रूम में लेकर आता है एंड यहाँ पर ये रूम बड़ी डेकोरेटली सजाया हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ सूजी के लिए। फिर यहाँ पर जैसे वो सूजी की आंखें खोलता है, सूजी पूरे रूम को देखकर शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने नीज पर आकर एंड नील डाउन कर उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसके लिए प्रॉमिस रिंग भी लेकर आया होता है। उसने यहाँ पर सूजी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने वेडिंग रिंग के बदले प्रॉमिस रिंग क्यों मेरे लिए लाया। तो फिर फूशन उसे बताने लगता है कि हमेशा वेडिंग से पहले लड़के लड़कियों को प्रॉमिस रिंग दिया करते हैं, ये कहते हुए कि वो प्रॉमिस करेंगे कि ये तुम तब तक पहनती रहोगी जब तक हमारी शादी नहीं होगी एंड शादी के बाद में मैं तुम्हें एक वेडिंग रिंग दूंगा जो कि तुम लाइफ लॉन्ग पहनती रहोगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर वो भी उसे रिंग को पहना देता है एंड उन्हें फटाक से हक कर लेता है, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर रोने भी लगता है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर फूशन फोन में कुछ तो काम कर रहा था एंड यहाँ पर सूजी चुपचाप आकर उसे डराने लगती है, लेकिन फूशन को डर लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो उसे टिकल करने लगता है, जहाँ पर सूजी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारती भी है। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम अपने फ़ोन में ऐसा कौन सा काम कर रहे हो। फूशन उसे कहने लगती कुछ नहीं, बस वेडिंग की टाइमिंग, फोटोज, स्नैक्स और सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। फिर फूशन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हारी डायरी पढ़ी थी रेड कलर की, जिसके अंदर तुम्हें तुम्हारे क्रश के बारे में लिखा हुआ था। मुझे तो लगता आ रहा था कि मैं तुम्हारा क्रश हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ मुझे डिफाइन ही नहीं करती है। यहाँ पर सूजी को मन ही मन हंसी आने लगती है। फूशन यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और तो यहाँ पर वो रोने भी लगता है और कहता है कि मुझे तो लगता है जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद अचानक से तुम्हारा क्रश अगर आ गया तो क्या पता तुम उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मा को बोलते हुए सुना था कि तुम पे किसी को तो क्रश था, मुझ पर भी था लेकिन कोई और भी था जिसके साथ तुम शादी करने के सपने देखती थी। तो यहाँ पर सूजी हंसते हुए उसे अपना फ़ोन बताती है और कहती है कि वो कोई क्रश कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। एंड यहाँ पर फूशन खुश हो जाता है, जहाँ पर खुशी के मारे वो उसे किस करने ही लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर फूशन सूजी से कहने लगता है कि क्या प्लीज़ मैं तुम्हारी डायरी को ओपन करके पढ़ सकता हूँ, एक
बार फिर से और वो भी शुरुआत से, क्योंकि मैंने बस बीच बीच के पेजेस से पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे मना कर देती है और उसे टीज करने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग अपने अपने जॉब पर होते हैं, जहाँ पर फूशन जब प्लेन को चला रहा होता है अचानक से उनका एक इंजन खराब हो जाता है और तो यहाँ पर सभी लोग घबराने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर मैनेजर आकर सूजी को ये बात बताते हैं एंड वो वाली फ्लाइट को डायरेक्शन बताने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर सूजी कनेक्ट हो जाती है फूशा से, जहाँ पर वो उसे डायरेक्शन बताती रहती है। यहाँ पर सभी के सभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एयर होस्टेस आकर उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती है। फूशन को भी यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन में काम डाउन होने की कोशिश कर रहा था। सूजी भी यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उन्हें प्रॉपर्ली डायरेक्शन दे रही थी एंड फाइनली ये फ्लाइट एकदम प्रॉपर्ली लैंड हो जाती है। जहाँ पर जैसे ही फूशन आता है सूजी उसका वेट कर रही थी एंड उसे देखते ही यहाँ पर वो रोते हुए उसे हक करने लगती है। फूशन यहाँ पर उसे देखकर हंसने लगता है, साथ साथ में यहाँ पर वो उसे घुमाता भी है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर गायब हो जाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सूजी उसे कुछ आगे बोलने से मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर फूशन उससे उस डायरी के बारे में रिक्वेस्ट करने लगता है। सूजी कहती है कि नहीं, मैं तभी छोटी थी और मैंने एकदम बच्चों की तरह उस डायरी को लिखा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पढ़ो और मेरे बारे में कुछ भी सोचो। फूशन उसे कहने लगता है कि अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, तुमने देखो ऐसे भी मेरे बारे में ही तो लिखा है ना, तो मैं पढ़ लूंगा तो इसमें बुरा क्या हो जाएगा। और मैं मानता हूँ तुम छोटी थी, लेकिन तुम कॉलेज के और स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की हुआ करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने वहाँ पर कुछ भी ऐसे वैसा लिखा होगा। फिर यहाँ पर फूशन उसे आई लव यू भी बोल देता है। सूजी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे सामने मत पढ़ना, मैंने वो बुक को अपने ऑफिस वाले कैबिनेट में रखा है एंड वो शायद से डेस्क पर ही होगा, तो फिर तुम जाकर उसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर फूशन उस डायरी को पढ़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जैसी डायरी की शुरुआत से वो पढ़ता है, यहाँ पर फूशन के बारे में हर एक चीज़ें टॉप टू बॉटम लिखी हुई होती है। सिर्फ स्कूल के शुरुआती दिन ही नहीं, वैकेशंस, ग्रेजुएशन सेरेमनी और फेस्टिवल्स, उन सभी चीज़ों के बारे में फूशन के रिगार्डिंग और सूजी उसके लिए क्या फील करती है सारी चीज़ें लिखी हुई थी। यहाँ पर फूशन उस डायरी को पढ़ते पढ़ते तो इमोशनल हो जाता है एंड इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने तक लगता है एंड भागते वो सूजी के पास चला जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है एंड यहाँ पर भी सूजी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरे खुशी के आंसू है, क्योंकि मेरा फाइनली ड्रीम ट्रू हो रहा है, जो कि तुमसे शादी करने का था। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे फाइनल सीन में, जो कि हमारा फेवरेट सीन होता है एंड ये सीन होता है वेडिंग का, जहाँ पर सूजी की मम्मा उसे उस वेडिंग वाले सीन पर लेकर जा रही होती है एंड यहाँ पर सभी लोग सूजी के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। सूजी बाद में यहाँ पर फूशन की तरफ आती है, जहाँ पर फूशन उसे 7 जन्म तक उसका साथ देने का वादा करता है। साथ साथ सूजी भी उसे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर फूशन उसे किस करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन सूजी यहाँ पर उसे किस करने देती। फूशन कहते कि हमारी शादी है, आज तो हमें किस करना ही होगा, तुम अब क्यों मुझे रोक रही हो। सूजी फिर यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ तो बताना है एंड यहाँ पर सूजी अपनी गुड न्यूज़ देने लगती है कि सूजी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर सभी के सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर फूशन खुशी में आकर उसे किस करने लगता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। फिर इसे सीन हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।